भगत सिंह, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये नाम एक प्रतीक है, एक विचार का, एक ऐसी आग का। ये कहानी है साहस और बलिदान की, एक ऐसी मिसाल की जो आज भी, इतने सालों बाद भी हम सबको प्रेरणा देती है। इंकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये एक नारा नहीं था। ये वो आवाज थी, क्रांति की वो गूंज थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। एक ऐसी आवाज जिसने पूरे देश को जगा दिया। सब उन्हें एक क्रांतिकारी, एक शहीद के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ यही थे? उनके एक्शन, उनके धमाकों के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा था? तो चलिए आज उनके एक्शन से परे, उनके विचारों की उस शक्तिशाली दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नौजवान के दिल में क्रांति की वो आग जली कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने भगत सिंह को वो बनाया जो वो बने? देखिए, देशभक्ति तो भगत सिंह के खून में थी। उनका जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो कह सकते हैं कि बगावत और देश के लिए मर मिटने का जज्बा उन्हें विरासत में मिला था। उनकी सोच को ना तीन बड़ी घटनाओं ने एक नई दिशा दी। सबसे पहले 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस क्रूरता ने उनके बाल मन पर एक ऐसा घाव दिया जो कभी भरा ही नहीं। फिर 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनका अहिंसा के रास्ते से भरोसा उठने लगा। और आखिर में 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत। इस घटना ने तो जैसे सब कुछ तय कर दिया। अब यह साफ हो गया था कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन का वक्त आ गया था। और यहीं पर भगत सिंह को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ बम फोड़ना या पिस्तौल चलाना बिल्कुल नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक बहुत गहरा, एक बहुत शक्तिशाली विचार था। एक पूरी की पूरी विचारधारा थी जो भारत का भविष्य बदलने का दम रखती थी। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी तक सीमित नहीं था, वो समाजवाद में विश्वास रखते थे। मतलब वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां सिर्फ गोरे साहबों की ही नहीं बल्कि हर तरह की लूट और शोषण का अंत हो, जहां एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना करे, फिर चाहे वो शोषण कोई अंग्रेज करे या कोई हिंदुस्तानी अमीर। और इसीलिए उनकी क्रांति की परिभाषा भी बहुत अलग थी। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना था। उस अन्याय भरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना जो गरीबों, मजदूरों, किसानों को पीस रहा था। एक टोटल फंडामेंटल चेंज। और इस बात को उन्होंने खुद कितने कमाल के शब्दों में कहा था। उन्होंने साफ लिखा, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। मतलब असली ताकत हथियार में नहीं, आइडियाज में है। विचार वही तो क्रांति का असली हथियार हैं। तो अब सवाल यह है कि इन विचारों को, इन आइडियाज को उन्होंने एक्शन में कैसे बदला? कैसे उन्होंने अपने सबसे चर्चित कामों के जरिए अपनी आवाज बहरी हो चुकी हुकूमत तक पहुंचाई? कहानी शुरू होती है लाला लाजपत राय की शहादत से। उनका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया। टारगेट था पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट, वही अफसर जो उस जानलेवा लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचानने में एक बड़ी गलती हो गई। स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन पी सैंडर्स मारा गया। और इस एक घटना ने भगत सिंह को ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा दुश्मन, मोस्ट वांटेड क्रांतिकारी बना दिया। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसी एक सोच के साथ उन्होंने अपने अगले एक्शन को अंजाम दिया। सेंट्रल असेंबली में बम धमाका। मकसद साफ था, जब सरकार जनता की आवाज सुनना बंद कर दे तो उसे जगाने के लिए एक जोरदार धमाका करना ही पड़ता है। पर यह कोई आम बमबारी नहीं थी, ये एक ब्रिलियंटली प्लान्ड राजनीतिक एक्शन था। इसके 4 स्टेप्स थे। पहला, उन काले कानूनों का विरोध करना जो असेंबली में पास हो रहे थे। दूसरा, ऐसे बम फेंकना जिनसे सिर्फ जोरदार आवाज हो, किसी की जान न जाए। तीसरा, और ये बहुत जरूरी था, भागना नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाना। और चौथा, सबसे अहम स्टेप, कोर्ट के ट्रायल को एक नेशनल स्टेज बनाना और वहां से अपने विचारों का पूरे देश में प्रचार करना। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। जेल की सलाखों के पीछे, जहां भगत सिंह का सबसे बड़ा हथियार बनी उनकी कलम और उनके विचार। जेल पहुंचकर भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि हम कोई चोर या डाकू नहीं, हम राजनीतिक कैदी हैं और हमारे साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांगें क्या थीं? अच्छा खाना, साफ सफाई और सबसे जरूरी, किताबें और लिखने पढ़ने का सामान। ये लड़ाई भी उनके सिद्धांतों की ही लड़ाई थी। सोचिए,
ये भूख हड़ताल पूरे 63 दिन तक चली और इसी ऐतिहासिक हड़ताल में उनके एक साथी जतिन दास शहीद हो गए। उनकी शहादत ने तो मानो पूरे देश में आग लगा दी। हर तरफ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग गांधी और भगत सिंह के रास्तों की तुलना करते हैं। हाँ, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक का रास्ता था अहिंसा और सत्याग्रह का, तो दूसरे का था क्रांतिकारी प्रतिरोध का। लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी, भारत की पूरी आज़ादी। जेल की उस छोटी सी कोठरी से भी उन्होंने पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने और ज्यादा लिखा। उनका सबसे मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं इसी दौरान लिखा गया। ये लेख इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये एक बौद्धिक लड़ाई भी थी, विचारों की लड़ाई। और अब बात उनके अंतिम बलिदान की और उस विरासत की जो वो हमेशा के लिए हमारे लिए छोड़ गए। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर एक दिखावटी मुकदमा चलाया गया और फिर वो दिन आया 23 मार्च 1931। लाहौर की सेंट्रल जेल में भारत के 3 महान सपूतों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 23 साल। सिर्फ 23 साल। जरा सोचिए, इस उम्र में कोई देश के लिए इतना कुछ कैसे कर सकता है? ये कल्पना से भी परे है। लेकिन क्या वो सच में चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने क्रांति का मतलब ही बदल दिया, इसे विचारों की लड़ाई बना दिया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय से भी जोड़ा, और इसीलिए वो हमेशा के लिए शहीद-ए-आज़म कहलाए। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। आज के दौर में एक 23 साल के नौजवान के उस बलिदान और उसके विचारों का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ साल में 1-2 बार उन्हें याद कर लेते हैं, या उनके सपनों का भारत बनाने के लिए सच में कुछ कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद से पूछना होगा।